चर्चा की शुरुआत करते हैं राजस्थान के एक गांव की कहानी से। वहाँ यास्मिन और आनंदी नाम के दो छात्र एक लोहार से मिलते हैं, हाँ। सुदर्शन चाचा से। हाँ। और वे बड़ी हैरानी से देखते हैं कि कैसे वो लोहे के एक मतलब दहकते हुए लाल टुकड़े को हथौड़े से पीट पीट कर एक कुल्हाड़ी बना रहे हैं। हाँ, और हर चोट के साथ वो टुकड़ा फैलता जाता है। फैलता जाता है, चपटा होता जाता है। और ये जो बहुत ही साधारण सा सीन है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, लोहे को तो पीटा जा सकता है, लेकिन अगर सुदर्शन चाचा उसी हथौड़े से कोयले पर मारते तो क्या होता? वो तो बिखर जाता, चूर चूर हो जाता। बिल्कुल। तो कुछ चीजें पीटने पर फैलती हैं और कुछ टूट जाती हैं। तो आज हम इसी दुनिया की पड़ताल करेंगे, धातु और अधातु का संसार। बिल्कुल। और ये सिर्फ पीटने या आकार बदलने की बात नहीं है। हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। मतलब ये चीजें गर्मी और बिजली के साथ कैसा बर्ताव करती हैं, हवा पानी में रखने पर क्या होता है। सही बात है। असल में इन्हीं सवालों के जवाब हमें बताते हैं कि क्यों हमारे खाना पकाने के बर्तन धातु के होते हैं और बिजली के तार रबर से ढके होते हैं। एकदम सही। ठीक है, तो चलिए इसी हथौड़े वाले गुण से ही शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्रोत है उसमें एक बड़ा आसान सा प्रयोग बताया गया है। हाँ। जिसमें तांबे, एल्यूमिनियम, लोहे की कील और फिर कोयला और सल्फर के टुकड़ों को हथौड़े से पीटा जाता है। और नतीजा? नतीजा बिल्कुल वही जो सुदर्शन चाचा की दुकान पर देखा। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम चपटे हो गए और कोयला और सल्फर चूर चूर हो गए। हाँ। और इसी गुण को मतलब विज्ञान की भाषा में आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी कहते हैं। आघात वर्धनीयता। हाँ, किसी भी चीज की वो क्षमता जिससे उसे पीटकर पतली चादरों में बदला जा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मिठाइयों पर लगा वो चांदी का वर्क। अच्छा, हाँ, या फिर एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें हम खाना लपेटते हैं। बिल्कुल। ये सब धातुओं की इसी आघात वर्धनीयता की वजह से मुमकिन है। एक मिनट, आपने चांदी और एल्यूमिनियम का जिक्र किया। स्रोत में तो लिखा है कि सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय है। इसका मतलब क्या लोहा उतना अच्छा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, सोने और चांदी की आघात वर्धनीयता मतलब कमाल की होती है। अच्छा। उन्हें इतना पतला किया जा सकता है कि वो लगभग पारदर्शी हो जाएं, और यही लचीलापन कारीगरों को उन पर बारीक डिजाइन बनाने की आजादी देता है। जो लोहे के साथ करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, बहुत मुश्किल। तो गहनों के पीछे सिर्फ चमक नहीं, धातु का ये गुण भी एक बड़ा कारण है। और इसके ठीक उलट कोयला और सल्फर जैसे अधातु वो पीटने पर टूट जाते हैं। इस गुण को भंगुरता या ब्रिटलनेस कहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बात पे आती हूँ। बिजली के तार या फिर सितार या गिटार के तार, ये भी तो धातुओं से बने होते हैं। यहाँ तो उन्हें पीटा नहीं जाता बल्कि खींचा जाता है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये धातुओं का एक और मतलब जादुई गुण है, तन्यता, डक्टिलिटी, यानी उन्हें खींचकर पतले तारों में बदलने की क्षमता। ये गुण अधातुओं में बिल्कुल नहीं होता। आपने कभी कोयले का तार तो नहीं देखा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से हाँ, लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर 1 ग्राम सोने से? ये तो यकीन करना मुश्किल है ना? इसका मतलब है कि हम जो छोटे छोटे गहने देखते हैं उनमें इंजीनियरिंग का एक कमाल छिपा है। सही बात है। तो हमने दो गुण देखे, आघात वर्धनीयता और तन्यता। इसके अलावा ज्यादातर धातुएं चमकदार होती हैं। हाँ, जिसे धात्विक द्युति या मेटालिक लस्टर कहते हैं। और वे आमतौर पर कठोर भी होती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं। स्रोत में जिक्र है सोडियम और पोटेशियम का। हाँ। ये भी धातु हैं, पर कहते हैं कि ये इतनी नरम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये सच है। प्रकृति अपवादों से भली है। सोडियम और पोटेशियम मक्खन जितने नरम होते हैं, और पारा यानी मर्क्यूरी वो तो और भी बड़ा अपवाद है। वो कैसे? वो एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल मतलब लिक्विड होती है। अच्छा, पुराने थर्मोमीटर वाला पारा। वही। और मैं सुदर्शन चाचा के बारे में सोच रही थी, जब उनका हथौड़ा लोहे से टकराता होगा तो एक खास टन की आवाज भी तो आती होगी। बिल्कुल, ये भी एक बहुत खास गुण है। विज्ञान में इसे ध्वनिकता या सोनोरिटी कहते हैं। ध्वनिकता। जब धातुएं किसी कठोर चीज से टकराती हैं तो वे एक गूंजने वाली ध्वनि पैदा करती हैं। इसी वजह से स्कूल की घंटियां या मंदिरों की घंटियां धातु से बनाई जाती हैं, लकड़ी से नहीं। ठीक है, अब एक और जरूरी गुण पर आते हैं। खाना पकाने में हमारे पैन और कुकर धातु के होते हैं, लेकिन उनके हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के। ऐसा क्यों? इसका सीधा संबंध चालकता यानी कंडक्टिविटी से है।
धातुएं ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। मतलब गर्मी को आसानी से फैलाती हैं। हाँ, बहुत तेजी से और एक बराबर, जिससे खाना अच्छी तरह पकता है। वहीं लकड़ी या प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं। वो गर्मी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते इसलिए हैंडल गर्म नहीं होता। और हम उसे पकड़ पाते हैं। और यही बात बिजली पर भी लागू होती है। हाँ, बिल्कुल। धातुएं ऊष्मा के साथ साथ विद्युत की भी अच्छी सुचालक होती हैं। इसलिए तो सारे बिजली के तार तांबे या एल्यूमिनियम के होते हैं। लेकिन उन पर रबर या प्लास्टिक की परत होती है। हाँ, ताकि हमें करंट ना लगे, क्योंकि वो कुचालक हैं। कभी सोचा है घर में जो स्विच हैं वो प्लास्टिक के क्यों हैं? आप समझ आया। अगर स्विच धातु का होता तो उसे ऑन ऑफ करते हुए करंट लगने का सीधा खतरा होता। वाह। तो ये सब इन चीजों के बुनियादी गुणों का ही खेल है। ठीक है, तो ये तो थे भौतिक गुण। पर अगर हम धातुओं को बस छोड़ दें, जैसे मेरी बालकनी में रखी लोहे की कुर्सी, तो प्रकृति उनके साथ क्या करती है? उस पर तो जंग लगने लगता है। बहुत बढ़िया ट्रांजिशन है ये। जंग लगना या संक्षारण धातुओं का एक बहुत आम रासायनिक गुण है। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बड़ा दिलचस्प प्रयोग है। 3 परखनलियों में लोहे की कीलें रखी जाती हैं। ठीक है। पहली में सिर्फ सूखी हवा, दूसरी में उबला हुआ पानी जिसके ऊपर तेल की परत है ताकि हवा अंदर न जाए, और तीसरी में? तीसरी में साधारण पानी और हवा दोनों। और नतीजा क्या निकला? कुछ दिनों बाद सिर्फ और सिर्फ तीसरी परखनली की कील पर जंग लगा। अच्छा। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि लोहे में जंग लगने के लिए नमी यानी पानी और हवा यानी ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। एक के भी ना होने पर जंग नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है। हाँ, आयरन पिलर, जो लगभग 1600 साल पुराना है और आज भी उस पे जंग नहीं लगा। 1600 साल? ये कैसे हो सकता है? यह भारत की प्राचीन धातु प्रौद्योगिकी का एक शानदार उदाहरण है। वो सिर्फ एक लोहे का खंबा नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक मिश्र धातु है जिसे बहुत खास तरीके से बनाया गया है। उसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, जिससे उसकी सतह पर एक पतली न दिखने वाली सुरक्षात्मक परत बन जाती है, जो उसे जंग से बचाती है। हाँ, यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ धातु का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वे उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन भी कर रहे थे। कमाल है। ये तो एक तरह का प्राचीन स्टेनलेस स्टील हुआ। कह सकते हैं। अच्छा, जब दूसरी धातुएं ऑक्सीजन से मिलती हैं तो क्या होता है? वे अपने अपने ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे एक प्रयोग है जहां मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है। वो एक तेज रोशनी के साथ जलता है और पीछे एक सफेद राख छोड़ता है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बिल्कुल। और जब इस राख को पानी में घोलकर लिटमस पेपर से जांचते हैं तो वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। और स्कूल की केमिस्ट्री से मुझे याद है कि जो चीज लाल लिटमस को नीला करे वो क्षारीय मतलब बेसिक होती है। एकदम सही। तो यहां से एक सामान्य नियम मिलता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और अधातुओं का क्या? उसका उल्टा। सल्फर जो एक अधातु है, उसे जलाने पर एक तीखी गंध वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। उसे पानी में घोलने पर सल्फ्यूरस अम्ल बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी अधातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय यानी एसिडिक होते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सिर्फ दिखने में ही नहीं, रासायनिक तौर पर भी धातु और अधातु एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। हाँ, एक तरह से प्रकृति के यिन और यांग की तरह। ये तो एक बहुत बड़ा टेक अवे है। अब तक की हमारी चर्चा से ऐसा लग सकता है कि धातुएं ही सब कुछ है, मजबूत, चमकदार, उपयोगी। लेकिन अधातुएं भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही जरूरी हैं। शायद ज्यादा ही। हम अक्सर अधातुओं के महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उतनी दिखती नहीं हैं। पर सोचिए ऑक्सीजन। हाँ, जिसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। वो एक आधातु है, कार्बन, जो सभी जीवित चीजों का आधार है। हमारे डीएनए से लेकर हमारे खाने तक, प्रोटीन, वसा, सब कुछ उसका मुख्य हिस्सा एक आधातु है। ये तो कमाल की बात है। हम अक्सर लोहे और स्टील को जरूरी मानते हैं, जिनसे इमारतें और गाड़ियां बनती हैं। पर आप कह रहे हैं कि जीवन का पूरा ढांचा ही अधातुओं पर टिका है। बिल्कुल। और सूची यही खत्म नहीं होती। पौधों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, जो खाद में होता है। हाँ, वो एक आधातु है। पानी को साफ करने वाली क्लोरीन एक आधातु है। चोट लगने पर जो एंटीसेप्टिक लगाते हैं उसमें आयोडीन होता है, वो भी एक आधातु है। हाँ। तो सांस लेने से लेकर खाना खाने और स्वस्थ रहने तक हर जगह अधातुएं मौजूद हैं। तो आज हमने देखा कि धातुएं और अधातुएं अपने गुणों में कितनी अलग हैं। धातुएं चमकदार, कठोर,
आघातवर्धनीय, तन्य और ऊष्मा व बिजली की सुचालक होती हैं। और आधातुएं भंगुर होती हैं, उनमें चमक नहीं होती और वे कुचालक होती हैं। और रासायनिक तौर पर भी हमने उनका यिन और यांग वाला स्वभाव देखा। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड। और इन्हीं अनोखे गुणों की वजह से हमारे आसपास की दुनिया को बनाने में दोनों का ही बराबर का योगदान है। बिल्कुल। अंत में एक विचार। स्रोत में बताया गया है कि तत्व यानी एलिमेंट्स वे मूल पदार्थ हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, और इन्हें ही हम धातु और अधातु में बांटते हैं। अब तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम लैब में नए तत्व बना रहे हैं, क्या हम ऐसी सामग्रियां डिजाइन कर सकते हैं जो इन पारंपरिक श्रेणियों के पार हों? मतलब एक ऐसी सामग्री जिसमें दोनों के गुण हों? हाँ, शायद एक ऐसी चीज जो धातु की तरह मजबूत और सुचालक हो, लेकिन अधातु की तरह हल्की और जंग प्रतिरोधी भी हो। भविष्य की सामग्री की दुनिया कैसी दिख सकती है?